स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी। रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम है आपका अपना हमारी सेहत। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों से भिन्न तरह से काम करता है। परिवार, टीचर्स, दोस्तों और समाज के सहयोग से ये लोग नई स्किल्स सीखने और आगे पढ़ने और बढ़ने में सक्षम होते हैं। जरूरत होती है इसे पहचान कर सही डायग्नोसिस करने की, जिससे वे अपना काम और अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें। क्या है ऑटिज्म? आइए जानते हैं इस विषय पर और अधिक जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। आप हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी। श्रोताओं, आप जानते हैं 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे और अप्रैल का पूरा महीना ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या है, क्यों हो जाता है, इसे कैसे पहचानें और अगर पहचान लें तो इसका निदान और इसका उपचार कैसे करें, ये ऐसे बिंदु हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रोफेसर शेफाली गुलाटी। आप चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च फॉर चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स में आप फैकल्टी इंचार्ज हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार। बहुत सारे केसेस डॉक्टर साहब आप देखते होंगे प्रतिदिन एम्स में। बहुत सारे लोग एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें बीमारियां हैं, हमारी जो परेशानियां हैं उससे हमें निजात मिलेगी। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑटिज्म होती क्या है, किस तरह की बीमारी है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आजकल ये 3 शब्द बोलते हैं ऑटिज्म को, क्योंकि उसमें हर बच्चे में सारे लक्षण नहीं होते और हर एक की सिवियरिटी जो है, कितनी मात्रा से वो लक्षण है, वो हर एक में भिन्न होते हैं, तो इसलिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली 2 परेशानियां मूल रूप से होती हैं। जो होता है, एक हमारी जो सामाजिक आप भाव, जो सोशल इंटरेक्शन है, उसमें गुणात्मक हानि होती है, और दूसरा कम्युनिकेशन, संचार में भी गुणात्मक हानि होती है। साथ में इन बच्चों में रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियरल इंटरेस्ट होते हैं, मतलब बार बार दोहरानीय काम वो करते हैं, और कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं कि एक पर्टिकुलर रुचि होती है, कुछ ज्यादा ही वही पर्टिकुलर वे पसंद है। इनमें क्या होता है कि कोई चीजें, जैसे कि कोई जैसे खिलौना है, जो ट्रक का पहिया है, ये गाड़ी का पहिया है, वो जो हिलता रहेगा, स्पिन करता रहेगा, उनको वही पसंद आएगा। उनको चाहिए कि चॉकलेट्स और टॉफीज के रैपर इकट्ठा करेंगे, अपने खिलौनों को एक लाइन में लगाएंगे। जब हम बात करते हैं तो जनरली हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं। जब भी आपने देखा है 2 लोग बात कर रहे हैं तो आंख से आंख मिलाते हैं जनरली स्पीकिंग, लेकिन ये बच्चे कतराते हैं आंख से आंख मिलाने में। और दूसरा है कि कई बार होता है, ये बच्चे जो है, आप बुलाते रहोगे सुनेंगे नहीं। दे प्रिटेंड टू बी डेफ, मतलब वो आपकी बात को अनसुनी कर देंगे। ये नहीं है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इच्छा नहीं है। दूसरे के बच्चों के बीच में खेल रहे हैं, लेकिन अपने आप से खेल रहे हैं, तो वो मिलना घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं होता है जनरली इन बच्चों के अंदर। तो यही सारे इश्यूज हैं, और ना इनमें शब्दावली जो है, लैंग्वेज थोड़ा लेट आती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें आपने बताई, लक्षण मैं जानना चाह रही थी आपसे। तो ये कुछ तो ये लक्षण ही हुए, इसको कैसे पहचाने? पर जैसे बहुत जनरल से लक्षण कुछ आपने बताया कि आवाज दे रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं, या एज अ पेरेंट हमें नहीं समझ में आता है कि ये सच में ऑटिज्म ही है। तो और क्या लक्षण हो सकते हैं जिनको पहचानने के लिए जरूरी है कि माँ बाप ध्यान रखें कि ये ऑटिज्म हो सकता है? बेसिकली आजकल ना नॉर्मल और अबनॉर्मल शब्द हम यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो सारे लोग भिन्न हैं एक से। तो इसमें यह है कि अगर कोई बच्चा बहुत शैतान है तो वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा, अनसुनी कर रहा है, तो ये थोड़ी कि उसको ऑटिज्म है। पर ये है कि वो कभी कभार करेगा अपने मूड के वजह से। लेकिन ये वाले बच्चों में जो ये मोस्टली जो मैं लक्षण बताए हैं, सारे तो नहीं होंगे उसमें, लेकिन जो लक्षण है, जो ये तो कुछ लक्षण है, और भी लक्षण है, लेकिन मेन यही थे। उसके अंदर ये मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर पाए जाएंगे। जैसे और दूसरी और चीजें होती हैं, कई बार आसपास शोर नहीं है, ये अपने कान में हाथ रख लेंगे, इनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, साबुन को स्मेल करेंगे। कभी जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हाथ हिला रही हूँ, लेकिन अगर मैं बात नहीं कर रही फिर भी अगर हाथ हिला रही हूँ, या पंजों के बल में चल रही हूँ, या अपनी बॉडी को शेक कर रही हूँ, तो विदाउट एनी रीजन, तो फिर ये सारी रिपीटेटिव चीजें भी उसके अंदर होती हैं। अगर कोई बच्चा
अगर ये है जो बच्चा है, अगर बड़बड़ाना, बैबलिंग नहीं शुरू कर रहा है 1 साल की उम्र तक, या टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है 1 साल की उम्र तक, या 16 महीने का हो गया है और वो कोई एक शब्द, मीनिंगफुल शब्द जो अपना मीनिंग के साथ वन शब्द नहीं बोल रहा, या 24 महीने में 2 शब्द नहीं बोल रहा जोड़ के एक मीनिंग के साथ, और अगर कभी भी कोई बोलना शुरू किया है और वो शब्दावली भूल गया है, तब एकदम से बच्चों के डॉक्टर को संपर्क करें। इसमें ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। और शुरू में भी अगर बच्चा पहले साल में भी अगर माँ जब बात कर रही है आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, 6 महीने का बच्चा नाम को नहीं सुन रहा और उसका सुनवाई सही है और दिखना सही है अदरवाइज, तभी भी ये सब तभी भी हम थोड़ा सा सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1-1.5 साल में तो जनरली पता चल जाता है। जी, तो इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर उसे दिखाना चाहिए। अगर चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन नहीं है तो कोई भी बच्चों के डॉक्टर को जाना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये बच्चे, मैंने जैसे बताया कि लेट बोल रहे हैं कहीं काफी हद तक, है ना, तो ये होता है कई बार दादा दादी नाना नानी बोलते हैं कि अब माँ बाप भी देर से बोले थे, और ना अगर ये ज्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, जो मैंने बोला था सामाजिक हाव भाव और संचार में प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार वो ग्रैंड पेरेंट्स बोल देते हैं कि आप माँ बाप भी शाई थे, हैं, घुलते मिलते नहीं और थे। ये भी कई बार डॉक्टर साहब सुनने में आता है कि आजकल तो ऐसा ही हो गया है कि लोग मिलते ही नहीं हैं, तो बच्चे भी इसलिए ऐसे हो रहे हैं। हाँ, पर उसके अंदर मैं उनको नेगेटिव नहीं बोल रही, मैं ये कह रही हूँ वो उसकी चक्कर में डिले हो जाता है। तो जब भी ये लक्षण दिखे तो जरूर मिल लो डॉक्टर से। ये मत सोचो कि सही हो जाएगा, या बाकी माँ बाप भी देर से बोले थे, या थोड़ा ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए उस बिल्कुल चीज बिल्कुल को। बिल्कुल। कई बार होता है ना कि लोग ज्यादा हंसमुख नहीं होते, तो उसके चक्कर में मिस होते हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए। जब भी है आ जाए। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए, ऑटिज्म क्यों हो जाता है? ऑटिज्म जो है न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है, और ये लड़कों में 4 से 4.5 गुना ज़्यादा पाई जाती है लड़कियों से, और इसका जो प्रेवेलेंस है ये बढ़ रहा है। आप इसके अंदर ये है कि पहले ये प्रेवेलेंस होता था 1 in 156 वगैरह, अभी पिछले साल तक यूएस का डेटा 1 in 44 बता रहा था, और इस साल मार्च 2023 का डेटा 1 in 36 बता रहा है। हमारा हिंदुस्तान का डेटा था, हमने एक स्टडी की थी जो हमने 2011 में की थी, उसमें डेटा 1 in 89 था। तो इतने बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और ये हमारे को समझना है। इसके कारण देखे जाए तो कुछ अनुवांशिक है, जेनेटिक, कुछ इन्वायरमेंटल हैं जो हमारे आसपास के सराउंडिंग से, और तीसरा है कुछ इन्वायरमेंटल कारण है जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में हैं, और वो जो जीन्स हैं जो जेनेटिक का इफेक्ट है उसके एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। तो उसके अंदर 3 वे से हो गया, अनुवांशिक मूल से हो गए, दूसरे हमारे आसपास के सराउंडिंग हो गए, और आसपास के सराउंडिंग जो जेनेटिक हमारा मेकअप है उसके एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, जिनको एपिजेनेटिक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के कारण होते हैं जिनकी वजह से होता है। और जैसे आपने शुरू में बोला था, अभी भी ये एक एनिग्मा है, एक पहेली है, पूरा जो जिक्सॉ पजल है अभी भी पूरा सेट नहीं हुआ है। पर ये देखा गया है कि अगर एक फैमिली में किसी को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में जो रिकरेंस रिस्क है, अगर देखो लड़कों में ज्यादा थी 4 से 4.5 गुना, लेकिन अगर घर में एक लड़की को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसीज में रिकरेंस रिस्क 7% है, 7%। अगर लड़की को ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे के लिए रिकरेंस रिस्क अराउंड 4% है। लेकिन अगर घर में 2 बच्चों को ऑटिज्म है, अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 25 से 35% है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, 15 से 17.5% फैमिलीज में ऑटिज्म की फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन घर में कुछ व्यवहार की प्रॉब्लम, पर्सनालिटी की प्रॉब्लम जरूर पाई गई है। तो मतलब इट इज स्टिल कॉम्प्लेक्स। और इन्वायरमेंट में हेवी मेटल्स के ऊपर काफी शोध हुआ है कुछ, और इन्वायरमेंट में जो एयर पोल्यूशन है, हमारे खाने में ये पेस्टिसाइड्स होता है, मदर फादर की एडवांस एज, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, और क्या है उस सब में से भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं, और कुछ मदर्स को दवाई दी जाती है प्रेगनेंसी में, कोई दौरों की चल रही है, वैल्ट्रेट वगैरह, या कोई और कुछ दवाइयों से भी रिलेशन, एसोसिएशन देखा गया है। तो अभी भी बहुत ही अभी भी पहेली बनी हुई है कि एग्जैक्टली क्या कारण है, और इसका प्रेवलेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यही बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप बोल रही हैं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जितना टेक्नोलॉजी, जितना मेडिकल एडवांसमेंट्स
चुके हैं आजकल और हो रहे हैं, उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि बीमारी कम होनी चाहिए, पर बढ़ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है, या तो जानने में, समझने में, या पहुंचने में डॉक्टर के पास डिले हो रही है। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर पहचान भी लेते हैं पेरेंट्स, या जैसा आपने बोला कि एक बार कुछ लगता है तो आप चले जाओ, दिखा दो, वो जरूरी है। हाँ जी, तो कैसे पहचान और निदान किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है। पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग, और वैसे भी मैंने देखा आजकल सबके पास ये, मोस्टली लोगों के पास मोबाइल फोन में वो सारा स्मार्टफोन होते हैं, तो वो बच्चों को पकड़ा देते हैं। हाँ जी। हाँ, और खुद इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो उसमें ये देखा गया, एक अनुसंधान में ये देखा गया है कि अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम, जितना टाइम मोबाइल, टीवी, सब चीज़ों के आगे लगाया जाए, अगर ज़्यादा है 1 साल की उम्र में, तो 3 साल की उम्र में लड़कों में ऑटिज्म होने की ज़्यादा रिस्क है। तो मतलब ये सारी चीज़ों पर भी देखना है कि ये नहीं कि हमेशा उठा के मोबाइल फ़ोन और टीवी के सामने बिठा दिया जाए। तो मैं ये और जानना चाह रही थी, जैसे आपने बताया कि बच्चों को मोबाइल देना भी हानिकारक हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा पैदा तो नॉर्मल हुआ है, किस एज तक हो सकता है? जिसको समझ सही है बच्चे को और उसके लक्षण कम है, क्योंकि स्पेक्ट्रम बताया था ना, तो हो सकता है वो बच्चे, तो आप हमारे और आपके भी कुलीग्स हों जिनको हमें लग रहा है थोड़ा सा भिन्न है, आप समझ रहे हो। तो इसलिए ये नहीं है कि लक्षण उभरेंगे कब, वो सिचुएशनली उसको लक्षण दिखेंगे, पर चीज तो उसको शुरू हो से ही सकता है है, पहले हो, पहले लेकिन से हाँ ही जी, है। हाँ, लेकिन कब वो मैनिफेस्ट करता है या कब पता चलता है? डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी। अगर जिसको सिविरिटी ज्यादा है, जिसके लक्षण ज्यादा है और ज्यादा मात्रा में है, वो तो जल्दी पकड़ में आएंगे। जी। जिनके लक्षण कम है और हल्की मात्रा में है, तो वो मैं यही तो कह रही हूँ, आप और मेरे साथ काम भी कर रहे होंगे और हमें लगेगा थोड़ा सा व्यवहार में थोड़ा सा परेशानी। difference है। हाँ, जी। और आपने मुझे पूछा कि डायग्नोसिस कैसे होता है, तो डायग्नोसिस क्लिनिकल है, इसमें कोई रामबाण टेस्ट नहीं है, कोई भी एक मैजिकल टेस्ट नहीं है, कोई भी कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी चीज़ का ऐसा टेस्ट नहीं है। कैसे डायग्नोस करते हैं, उसके ना डायग्नोस्टिक टूल्स बने हुए हैं, वो टूल्स हमने भी बनाए हैं सोशो कल्चर सेंसिटिव, मतलब हमारा जो सोसाइटी है उसमें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बच्चे का करना, और वो अमेरिकी देश में क्या एक्सपेक्ट होगा, वो सब में फर्क है, हर सोसाइटी में फर्क होता है, राइट। तो इसलिए वो टूल्स हमारे स्पेसिफिक होने चाहिए अपने सोशल और सोसाइटी के हिसाब से, सोशो कल्चरली। तो हमारे यहाँ पे भी हमने टूल बनाए हैं और जिसको हमने ऐप में भी कन्वर्ट किया है, ताकि जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, सब उसको आराम से कर सकें। उसमें कुछ सवाल होते हैं जो माँ बाप से किए जाते हैं, और कुछ होती है ऑब्जर्वेशन जो बच्चे की हरकत और बिहेवियर को देखा जाता है, तो उसको मिलाकर ही डायग्नोसिस बनता है और उससे उसकी सिविरिटी भी निकाली जाती है। और जब हम बच्चे को असेस कर रहे हैं, फिर उसकी मानसिक क्षमता कितनी है और क्या व्यवहार के प्रॉब्लम्स है, उसके भी टूल्स बने हुए हैं। टूल्स में ऐसा कुछ वो नहीं है, औजार नहीं है, टूल्स में मतलब क्वेश्चन है और ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज हैं, ताकि मैं करूं या आप करें, रिजल्ट सिमिलर आना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसका कुछ और बना दूं, आप और उसका कुछ बना दो, तो उससे ही डायग्नोसिस होता है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता हाँ है जी। कि एक डायग्नोसिस टूल्स के माध्यम हाँ से जी। कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, इस डिग्री का और ऑटिज्म वो है। जो हमने जो हमने सोशल कल्चर सेंसिटिव बनाए हैं टूल्स, उसको ऐप में भी कन्वर्ट किया है ताकि प्रोफेशनल करें। वो पेरेंट्स के लिए नहीं है अभी ऐप, स्क्रीनिंग के लिए हम ऐप बना के भेजेंगे, तब बताएंगे पेरेंट्स को। बिल्कुल, पेरेंट्स जी, को तब बताएंगे। अभी हमारी हेल्पलाइन है, नंबर जो मैं आपको एंड में जी। बता दूंगी, जिसमें वो पूछ सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए भी स्क्रीन करने के लिए, रेड फ्लैग्स के लिए भी एक ऐप बनाने का सोचा है, जब बता देंगे आपको सब शेयर। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये ऐप भी आएगा, जिससे कि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आपने बताया कि एक डायग्नोसिस हो जाता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसके बाद क्या रहता है, उपचार की विधि क्या रहती है? हाँ, उपचार में बेसिकली है कि आप ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर बिहेवियरल इंटरवेंशन है, व्यवहार के ऊपर एक्ट करने के लिए बहुत इंटरवेंशंस हैं, जिसको डिपेंड करेगा कि उनके लक्षण क्या थे। वो लक्षण जो थे उसको एक्ट करने के लिए उसके इंटरवेंशंस होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली जैसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर स्पेशल एजुकेशन, कुछ वे में स्पीच थेरेपी। पर हर बच्चे को हर चीज़ नहीं चाहिए होती और इंडिविजुअलाइज करके बच्चे को वो बताया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो बच्चे का जो पूरा शेड्यूल है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि पूरा दिन का एक शेड्यूल बनाएं। इन बच्चों को जो आप मुंह से बोलते हो, जुबानी बोलते हो कुछ करने के लिए, उसकी जगह अगर इसको फोटो दिखाओ,
फोटो दिखा के, पिक्चर में दिखा के काम बोलोगे तो वो ज़्यादा करेंगे। और अगर हम एक छोटा सा चार्ट पेपर लेके और उसके बाद हम उसमें फोटो से लगा दें कि बच्चा सुबह उठा है, टूथब्रश कर रहा है, नहा रहा है, सब चीज़ें फोटो में लगा दें, तो बच्चे को एंग्जाइटी नहीं रहेगी, उसको पता है सुबह से शाम तक क्या होना है। और उसके बाद एंड में एक और कॉलम बनाते हैं और उसको बच्चे को समझाते हैं कि देखो तुम अच्छा थे, गुड बॉय, गुड गर्ल, या अच्छी लड़की हो, अच्छा लड़का हो, तो एंड में स्माइली बना देंगे, मुस्कुराते हुए बच्चे की फोटो, गोल चक्कर बना के स्माइली। अगर बच्चे ने बहुत उदंग मचाया है, गुस्सा किया है, तोड़ फोड़ कर रहा है, सुन नहीं रहा, तो हम बोलेंगे आप बैड बॉय, बैड गर्ल या बुरा लड़की या लड़का, तो फिर हम सैड फेस बनाते हैं। संडे को हम गिनेंगे 7 में से ज्यादा क्या है, स्माइल वाला या सैड वाला। अगर स्माइल वाला ज्यादा है तो हम इसको जो भी जायज चीज है, बच्चे लोग कई चीजें मांगते हैं जो हम उसको दे नहीं सकते, जो उनको रुचि है लेकिन हम दे सकते हैं, वो चीज उसको देंगे। दैट मीन्स एक तो आपने उनका रूटीन बनाया, उनको एंग्जाइटी नहीं हुई, प्लस आप साथ में जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, है ना, उसके लिए आप उसको अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसकी पनिशमेंट नहीं होती। अगर उसने गड़बड़ किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम उसकी रिवॉर्ड देके आपने सिर्फ ये बताया कि रीइंफोर्स किया कि ये यही बिहेवियर करना चाहिए, यही करना चाहिए। और आप उसको जब संडे को मिल रहा है कि उसको कोई गिफ्ट मिल गया या खाने की चीज मिल गई, उसको बाहर ले गया जो उसको पसंद है, तो आपने हमको बताया कि आप अच्छे बच्चे थे तभी आपके साथ ये किया है, तो उसको स्लोली स्लोली समझ आता है कि माँ बाप की बातें सुनने से बेटर होता है। तो ये इंटरवेंशंस को जो है, वो जो भी चीज हम बताते हैं, हम होम बेस्ड इंडिविजुअलाइज बच्चे का जो भी लक्षण है उसके हिसाब से इंटरवेंशन बताते हैं। उसकी बुकलेट्स भी बनी है जो हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है, मैं वेबसाइट का भी नाम आपको बाद में बता दूंगी। तो उसमें हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है कि कैसे हम घर में बैठ के इनका इंटरवेंशन का वो सब कर सके। तो इसका जो ट्रीटमेंट भी आपने बताया, प्रोसीजर, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपने कहा कि हर बच्चे के हिसाब से, उसके सिम्टम के हिसाब से इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको समझ के, और काफी लंबा भी होता होगा ये करना है। और लेकिन एक और चीज थी कि दवाइयों की कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन होती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, या बच्चा बिल्कुल किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, या बहुत ज्यादा चंचल है, या उसको दौरे पड़ रहे हैं, या जब आप बच्चे को सुलाने जा रहे हो तो बहुत टाइम लगा रहा है सोने पे जाने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए दवाइयां हैं फॉर सम टाइम, थोड़ी टेम्पररी। और जो इंटरवेंशन है वो लगेंगे तो लाइफ लॉन्ग। लेकिन जब हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इशू पैसिव हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो ये चीजें जो हैं ये ट्रीटमेंट है, उसका उपचार है, लेकिन क्योर नहीं है। क्योर मतलब होता है जड़ से वो चीज हट गए और आप उसको भूल जाओ बाद में। सिर्फ मैनेज करना है। तो इसमें क्या है, जब हम मैनेज कर रहे हैं तो जो परेशानी और लक्षण है वो पैसिव हो जाएंगे, मतलब वो बैठ जाएंगे, वो आएंगे नहीं, तो बच्चा बेटर होगा। लेकिन ये नहीं है कि ऑटिज्म जड़ से हट गया, बाद में कोई और स्ट्रेस आएगा तो और लक्षण आ सकते हैं। तो मतलब इंटरवेंशंस जब ज्यादा लक्षण है तो ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर थोड़ी सी कम कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम आई उसको एड्रेस करके दूसरी हम इंटरवेंशंस करने हैं। तो ये तो लाइफ लॉन्ग है, पर वो ऊपर नीचे होता रहेगा। और माँ बाप को ये समझना है कि अगर हम 100 एफर्ट लगा रहे हैं 100 पैसे का, तो आपको रिवॉर्ड ना 40 से 50 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर हम सोचें कि हम 100% हेल्प बच्चे के ऊपर एफर्ट कर रहे हैं तो 100% ही रिजल्ट मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। और ये जो सारा है इंटरवेंशन सिर्फ माँ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी फैमिली को मिलके करना पड़ता है इसमें। एक्चुअली मैं यही प्रश्न मेरा था कि इसमें बच्चे की तो जो प्रॉब्लम है वो बच्चा डील करता है, और लेकिन इसमें पेरेंट्स का, उसके फ्रेंड्स का, उसके या सोसाइटी एज अ होल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो क्या उम्मीद की जाती है पेरेंट्स से कि वो क्या क्या हेल्प कर सकते हैं? जनरली मैंने जो देखा है, एक्चुअली मैं पिछले 26-27 साल से इन बच्चों को देख रही हूँ, तो ज्यादातर ये करा जाता है कि मम्मी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटे जनरली ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी जनरली साथ नहीं होते, शहरों में, गांव में तो होते हैं। तो वो क्या किया जाता है कि माँ को बोला, जनरली स्पीकिंग, कि माँ को बोला जाता है नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, बच्चे को करते रहो, बस देखते रहो। उसमें 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो जो माँ है वो हमने एक स्टडी करी थी जिसमें हमारे 70% मदर्स को डिप्रेशन हो गया था। क्योंकि अगर 24 घंटे आपको जो माँ बाप को सदमा होता है अपने बच्चे की प्रॉब्लम का, वो माँ जब 24 घंटे उसी में घिरी हुई है तो वो उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो इसलिए मैं फैमिलीज को यही बताती हूँ कि आपको सबको मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। माँ छुट्टी ले ले, 3 महीने 6 महीने ले लो, चाइल्ड केयर लीव जो भी ले लो, छुट्टी ले लो फॉर सम टाइम, सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दो, सारे इंटरवेंशन लगाओ, सब कुछ करके उसके बाद
चाहे थोड़े टाइम के लिए, पर ड्यूटी जरूर ज्वाइन करो, ताकि उनकी मानसिक में तनाव रह के उनको डिप्रेशन ना हो जाए। उनके अपने उनकी अपने हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि दिमाग बच्चे की बीमारी के बाहर भी चले। तो पूरी फैमिली का ये है रोल रहता है। जॉइंट फैमिली में भी काफ़ी है, पर ये चीज़ है कि पूरी सोसाइटी का रोल है। जो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बनाया जाता है, और इस साल का जो है इसमें जो थीम होती है, और पूरा मंथ ना ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ बनाया जाता है, नीला कलर ऑटिज्म के लिए है। और इसमें जो बनाया गया है, जो थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव कंट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। मतलब कि इनको जो है सब कुछ हमें चेंज करना है कि इन बच्चों में जो बड़े भी हो रहे हैं, इनको घर में, और इनको जहाँ पे घर में इनको सपोर्ट मिलना चाहिए, और बाद में इनको जितना इनकी काबिलियत है उस तक इनको ले जाना चाहिए, और उनको अपना जॉब करना चाहिए। और जहाँ पे भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है, सब कुछ में इनको इन्वॉल्व करना है, ताकि रिसर्च में भी इनको इन्वॉल्व करना है इनके बारे में। तो हमारे को करना है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। मतलब कि जो वर्ल्ड है हमारा कोई नॉर्मल अब नॉर्मल है नहीं, मतलब, और हर एक का, जो बच्चे को परेशानी है और जिसको नहीं है, हर एक का इक्वल राइट है टू एवरीथिंग जो हमारे पास सरकार दे रही है। और जीने का राइट, अच्छी तरह अपना पूरी इंटीग्रिटी से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से जीने का राइट, और सारी जो सहूलियतें दे रही है गवर्नमेंट, उसके लिए इक्वल राइट है सबको। तो ये न्यूरो इंक्लूसिव मतलब सबको मिलके ही चलना है। और ये महीना जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, ये बेसिकली इज लाइक एक्सेप्टेंस कि सब लोग भिन्न है, एंड हर एक का अलग नीड्स है, अलग पॉजिटिव है, अलग नेगेटिव है। तो इसमें आगे चढ़ना बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली है डॉक्टर साहब की हर आदमी, जैसा आपने कहा शुरू में भी, कि हर उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन फिर भी मिलके हाथ बनती है। नहीं, अब जैसे हम लोग क्लास में होते थे, मुझे याद है कि हमारे क्लास में 4-5 लोग हैं जो बिल्कुल रख रख के पास होते थे, सारी उम्र ही वैसे रहे, और 5-10 हैं जो टॉपर्स में ही रहते थे, बाकी मोस्टली 20 में होते थे। तो उसी को लेके हम देखें कि बच्चे जो है मोस्टली बाकी टिपिकल है, बाकी आगे पीछे व्यवहार में अलग है। हमारे को इनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। हमारे को ये समझना पड़ेगा कि उनका देखने का नजरिया अलग है, और उनकी गलती नहीं है, ना उनके माँ बाप की है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है, तो उनकी गलती नहीं है। तो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर नीचा नहीं देखना चाहिए। और एक शब्द है ह्यूमैनिज्म और एम्पैथी, दैट मीन्स उनके तरफ जो देखना चाहिए, किसी को नीचा या सहानुभूति नहीं, वो है उसके समझना चाहिए उनकी परेशानी को, और उनके प्यार और मोहब्बत से ही इनको साथ रखना है। और कोई आप उसके ऊपर किसी पे आप दया नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि आप ऑटिज्म को पहचान लें, जान लें, और अगर आपके आसपास, आपके घर में ऐसे कोई बच्चे हैं, तो उनके साथ आप जो सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी तक उनको लाने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो वो आप प्रयास ज़रूर करें। हम बता दें हमारे साथ हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी। आप चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं एम्स में, और साथ ही साथ आप प्रेसिडेंट भी हैं एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी में, और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑटिज्म रिसर्च की आप ग्लोबल सीनियर लीडर भी हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं बाहर। तो डॉक्टर साहब, इसमें ऑटिज्म में बहुत रिसर्च, हर क्षेत्र में रिसर्च होती है, और निश्चित तौर पर ऑटिज्म के क्षेत्र में भी हो रही होगी। तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो आपने जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बहुत सारे फोरम्स पे, तो किस तरह की रिसर्च चल रही है, और किस तरह से बच्चों को हेल्प करने की दिशा में प्रयास हो रहा है? बहुत सारी रिसर्च चल रही है, और हमारा भी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में, उस पर भी हम काफ़ी अनुसंधान कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली किस कारण से हो रहे हैं उसको पता कर रहे हैं, अनुवांशिक कारण पे कर रहे हैं, और उसके साथ में पेरेंट्स को और प्रोफेशनल्स को सिखा रहे हैं। उसके लिए वेबसाइट्स है, वेबिनार्स हैं, एक नेशनल रजिस्ट्री बना रहे हैं इन बच्चों के लिए, और बाकी सारी मिलती जुलती के लिए। और नया जो इलाज नया आ रहा है, जो इलाज उसमें हम कोई डाइट थेरेपीज हैं और प्रोबायोटिक्स, उनके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। और साथ में हम लोगों ने IIT दिल्ली के साथ हमने कुछ गैजेट्स बनाए हैं, जिसमें एप्स हैं, जिसके अंदर से बच्चों की जो समझ है, प्रेडिक्शन एबिलिटी है, जॉइंट अटेंशन है, बाकी सब चीज़ों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीज़ें ना टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने चीज़ें बना रहे हैं, जिससे इनकी उन्नति आए। और साथ में अल्टीमेटली तो ये रहेगा, हमारे को कारण पता चलते हैं तो ताकि वो चीज़ें प्रिवेंट हों आगे। और इसके लिए अभी हमारे को पेरेंट्स को एम्पावर करने के लिए वेबसाइट है, जो प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है, जिसका वेबसाइट का एड्रेस है www.parents
PED मतलब बच्चा, NEURO मतलब न्यूरो मतलब ब्रेन, pedneuro.aims.org। उसमें अगर वहाँ पेरेंट्स कॉर्नर है, उसमें बहुत सारे बच्चों के दिमाग से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं जिसमें ऑटिज्म एक में है उसके बारे में बहुत सारा मटेरियल है हिंदी और इंग्लिश में। और हमारी एक टोल फ्री हेल्पलाइन है 24 आवर्स जो पिछले 5.25 साल से है। एंड वो जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-11-777 तो ये हेल्पलाइन में हमारे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की नर्सेज होती हैं जो गाइड करते हैं कि कोई भी ऑटिज्म या कोई भी चाइल्डहुड न्यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। चलने से पहले डॉक्टर साहब कुछ और टिप्स देना चाहेंगे इस विषय पर? एक तो पेरेंट्स के लिए कि आप सब अकेले नहीं हैं और ये कितनी बीमारी बढ़ रही है तो कितने लोग हैं जो इनके साथ हैं, तो आपको ये समझना है कि हम सब साथ हैं और बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको लेके जाना है, जितना उसकी काबिलियत है उस तक लेके जाना है। और जब आपको लगे कि कोई भी आपके पास आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो ध्यान रखें कि होप रखें। तो आप होप रखिए और आगे ट्राई करिए और आगे जरूर होगा, आप सक्सेस जरूर मिलेगी। ध्यान रखिएगा आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, न्यूटन, मोज़ार्ट इन सबको ऑटिज्म था लेकिन ये इतने बड़े बने तो ऑटिज्म उनको रोक नहीं पाए। तो आपके बच्चे को क्यों रोकें, हम सब इकट्ठे मिलके करेंगे। और जो बाकी लोग हैं उनको ये समझना चाहिए ना वो उन बच्चों की, ना उनके माँ बाप की, ना उनके खानदान में किसी की कोई गलती है। ये जस्ट एक अवस्था है जो कभी भी किसी के साथ हो गई है आकस्मिक। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है उसका इलाज है, इसको ऑटिज्म है तो इसका इलाज है। तो बहुत पॉजिटिव नोट के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये बच्चे बहुत बड़े स्तर पर आगे चलकर बहुत नाम कमा सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी में जिसमें ऐसा हुआ है। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी सी सतर्क रहकर उनको पहचान लिया जाए और सही समय पर उनका इलाज करवाया जाए। एक जाते जाते एक और चीज़ है, ये कहा जाता है कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी एक मेडिकल कंडीशन, एक अवस्था है जिसको उसकी इन्वायरमेंट ने आगे कैपेसिटी तक जाने नहीं दिया तब वो डिसेबिलिटी होती है। वो इन्वायरमेंट में दो होता है, एक फिजिकल इन्वायरमेंट जो जैसे बच्चों जो चल नहीं पा रहे हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वगैरह या DMD वाला, उसके लिए व्हील चेयर की फ्रेंडली चीज नहीं है तो वो इन्वायरमेंट हो गया। विजन वाले को नहीं दिखने वो इन्वायरमेंट हो गया एक फिजिकल। दूसरा इन्वायरमेंट है ह्यूमंस, जो एटीट्यूड है लोगों का आसपास। अगर वो एटीट्यूड खराब है तो उससे जो उसको मेडिकल अवस्था है वो उसको विकलांग बना रहे हो आप। तो इसलिए हमारे को ये समझना है कि जो हमारा एटीट्यूड ऑफ पीपल जो अराउंड है वो अच्छा होना चाहिए। ये हमारा पूरा हमारा एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारा ये फर्ज बनता है ताकि हर जना एक अपने पोटेंशियल तक जा सके और इज्जत से इस जीवन को जी सके। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। और हमारा ये प्रयास छोटा सा रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम ये बात आप तक पहुंचाएं कि ऑटिज्म, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट देना है हर बच्चे को। ऑटिज्म को जाने, आज ये विषय रहा हमारी बातचीत का। और हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर प्रोफेसर शेफाली गुलाटी। आप चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च फॉर चाइल्डहुड न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन में आप डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स में आप फैकल्टी इंचार्ज हैं। तो डॉक्टर साहब आपने समय निकाला, आप यहाँ आई और इस विषय पर इतनी विस्तृत जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑटिज्म पर विस्तृत जानकारी दे रही थी डॉक्टर शेफाली गुलाटी। इसी के साथ हमारी सेहत का ये अंक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।